ओके आपको बताएं लेकिन गाड़ी नहीं होगा काम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन so the progression in which difference between two successive terms remains constant is constant is called arithmetic progression. जैसे कि 3 5 ऐड कर दिया तो 8 आ गया, अब 8 में और 5 ऐड करो तो फिर कितना आ जाएगा, फिर 5 ऐड करिए, ये बता चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसे क्या कहेंगे A1, फिर ये A2 और A3 और ये पूरा भी जल्दी चली जाएगी। अगर हम ये मान लें इट कंटेन्स n टर्म्स तो जो nth टर्म होगी उसे क्या कहेंगे an, ठीक है। सो हियर A1 A2 A3 are its corresponding terms. और अगर A2 माइनस A1 किया जाए तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, क्या 8 माइनस 3 जो कि 5 है और A3 माइनस A2 कर दिया जाए सर वही आएगा। तो दिस इज 13 minus 8 it is again 5. So here we are seeing that A2 minus A1 किसके इक्वल है, क्या ये A3 minus A2 के इक्वल है। So the difference between successive term is constant, तो इसे क्या कहेंगे, it is called D. Here D is called common difference, common डिफरेंस। अब जरा देखो कि अगर ये कॉमन डिफरेंस है तो यहाँ A1 3 है, ओके तो A1 की वैल्यू 3 और A2 क्या है, क्या 3 प्लस D कर दिया जाए, हाँ सर 5 जोड़ दो तो अगली आ जाए, फिर A3 में और 5 जोड़ दो, समझ में आई बात। तो इट इज A प्लस डी, A1 को A बोला जाए और इसे A प्लस डी, दैट इज 3 प्लस 5 और इसे A प्लस 2D कह रहे हैं। चेक करो क्योंकि एक बार और 5 जोड़ना पड़ेगा, दैट इज 3 प्लस 5 तो था ही, क्या एक और 5 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा और इस तरह से चलता चला जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D ये इसकी टर्म्स हुई। और जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, क्या A1 A2 A3 और A4 कह रहे हैं। तो सेकंड टर्म में एक डी आ रहा है, थर्ड टर्म में कितने डी आ रहे हैं, एक एक डी जुड़ता चला जा रहा है सर। हाँ सर है ना। देखो फर्स्ट में तो कोई डी नहीं आ रहा है ना, नहीं सर। सेकंड टर्म में एक डी जुड़ा, थर्ड टर्म में ये, तो फोर्थ में 3 डी जुड़ा, तो एन में क्या जुड़ेगा, n प्लस n माइनस 1। एक कम डी जुड़ेगा, हाँ सर ठीक है कि नहीं। तो ए में A प्लस एन माइनस 1 डी, यही इसकी लास्ट टर्म भी कहलाती है। इसे क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। तो हम ये कह सकते हैं फार्मूला ऑफ nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n फार्मूला फॉर nth टर्म, जिसमें हमारी अगली 2 एक्सरसाइज चलेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बिना कुछ किए सिर्फ इतने भी चल जाएगी, a प्लस n माइनस 1d, ये nth टर्म का फार्मूला। इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कहा जाता है, क्या यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्हीं भी 2 अगल बगल वाली टर्म्स का मीन 8 है। 3 प्लस 13/2 कर दो तो उसका आएगा क्या, 16/2 8 आ गया। तो एनी टर्म इज मीन ऑफ द जो नियर बाई टर्म्स, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि अरिथमेटिक मीन है, कोई भी टर्म क्या अरिथमेटिक मीन है।
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर मैं 8 और 18 प्लस करके 13 वो करूं तो 8 प्लस 18 अगल बगल वाली टर्म पे जरा जोड़ूं और फिर बाई 2 करूं तो क्या 13 आ जाएगा बाई 2, सो दैट इज 26 बाई 2, तो इट इज इक्वल्स टू 13 आ गया। तो ये बीच वाला हो गया कि नहीं? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। ओके, अब जरा देखें सर एक हार्मोनिक वो भी बताया था आपने। हार्मोनिक है, जीपी भी है, वो सब भी है। ओके, नाउ इतनी बात हो गई। आइए प्लीज। तो अब हम देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन संपत्ति को रोक लिया था बोला बाहर रख दो। एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर क्या है? सो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15 और फेयर फॉर ईच सक्सेसिव किलोमीटर, फेयर फॉर इट इज ₹8। इतनी बात है। ओके, अब जरा देखो, तो हमसे कह रहा है कि जो एडिशनल किलोमीटर तो इसकी प्रोग्रेशन बनाओ। सो मेक ए प्रोग्रेशन फॉर इट्स कॉस्ट। तो 15 + 8 15 + 2 × 8 15 + 3। एक प्रोग्रेशन। तो चार्ज फॉर 1 किलोमीटर को A1 कहा जाए। यस सर। चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, सर वो जो 1 किलोमीटर होगा वही तो फर्स्ट तो वो किलोमीटर 15 है। एंड चार्ज फॉर 2 किलोमीटर क्या होगा? क्या A + D हो जाएगा? यस सर। 15 + 8, so that is 23. Charge for 3 किलोमीटर A + 2D, तो ये कितना हो जाएगा? 31। ऐसे ले चलो। सो A1 A2 A3 होता चला जाएगा कि नहीं? इट इज A1, इट इज A2, दिस इज A3। तो ये KB बन गई, क्योंकि हम उसमें 8 जोड़ते चले जाए। फर्स्ट का 15 है, सेकंड में 8 और जुड़ जाएगा, फिर 8 और जुड़ जाएगा, तो 8 जोड़ते चले जाओ। सो एक्सप्रेशन क्या हो गई? सो प्रोग्रेशन इज 15, 23, 31 ऐसे बढ़ती चली जाती है। AP क्या है कि बढ़ती चली जाती है, इनका कॉमन डिफरेंस 8 का रहता है। ओके, सेकंड, तो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर आफ्टर ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर। ओके, नेक्स्ट देखें। एयर मतलब अगर हमने वैक्यूम पंप लगा दिया तो फर्स्ट बार जब सक्शन करेंगे तो क्या होगा? आफ्टर फर्स्ट सक्शन कितनी एयर प्रेजेंट रहेगी? सर 3/4 3/4 आ जाएगी। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट सक्शन। ओके, सो अब ये कह रहा है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स। सो आफ्टर फर्स्ट सक्शन के बाद एयर लेफ्ट। ठीक है कि नहीं? आफ्टर फर्स्ट सक्शन
कोई है नहीं आपके घर में क्या? वो नहीं रहता? नहीं मतलब अभी तो शायद बाहर ही होंगे। क्योंकि ये एक दिन का नहीं, रोज वही बैडमिंटन उठा के ले आना, ना कागज लाना, किताब लाना, अपना अरे सर वो स्कूल वाला अलग जो था सर। इनडिसिप्लिन्ड मैनर है, ये घर वाले भी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ना है मत आओ, वापस चले जाओ, क्विट कर दो, लेकिन ये क्या तरीका है? तो स्कूल वाला बैग से लाना कुछ भी भूल हो। जाता हूँ सर। स्कूल वाला लाओ चाहे जो भी लाओ, आफ्टर फर्स्ट सेक्शन कह दो स्कूल से सीधे आ रहा हूँ सर, आफ्टर फर्स्ट सेक्शन एयर लेफ्ट। तो जितनी भी एयर लेफ्ट है, मान लीजिए V वॉल्यूम है तो कितनी एयर लेफ्ट होगी, तो उसमें ये क्या कह रहा है 1/4। तो लेट इनिशियल वॉल्यूम इज V, लेट इनिशियल वॉल्यूम कितना है V, तो इज इक्वल टू V लीटर, और फर्स्ट के बाद कितना हो जाएगा, V में से क्या V/4 रिमूव हो जाएगी, V में से V/4 1/4 निकल गई ना। हर बार के सेक्शन में पूरी एयर नहीं निकलेगी, फिर से सेक्शन लगाओ फिर 1/4 निकलेगी, जितनी है उसकी 1/4 निकलेगी। कह रहा है कि जितनी भी एयर होगी, एक बार सेक्शन पंप लगा दो 1/4 निकलेगी, तो बची कितनी फर्स्ट सेक्शन के बाद, V में से उसके वॉल्यूम का 1/4 निकल गई कि नहीं, तो हाउ मच एयर इट इज लेफ्ट, तो 4V माइनस V, क्या 3V/4 बची। यस सर। ये अब फिर से सेक्शन लगाओ तो अब इसकी 1/4 बचेगी, तो एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड सेक्शन, इसकी प्रोग्रेशन बनानी है आपको, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड सेक्शन, तो 3V/4 थी और निकल कितनी जाएगी, क्या इसकी 1/4, चेक करो, जितनी है उसकी 1/4 निकलेगी, तो जो बच गई इतनी थी कि नहीं एक सेक्शन के बाद, और उसमें से कितनी निकल गई, क्या इसी की 1/4 निकल गई, तो बची कितनी, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। फिर से समझो कि मान लीजिए इसमें 10 लीटर थी, एक बार जब सेक्शन लगाया तो क्या 2.5 लीटर निकल गई, जितनी होती है उसकी 1/4 निकल जाती, तो बची कितनी, 7.5। बोलो समझ में आई कि नहीं। जितनी होती है, अगर एक बार सक्शन लगाओगे, सक्शन पंप की एक मशीन की क्षमता होती है, सो व्हाट इज इट्स कैपेसिटी, वो जितनी भी है उसकी 1/4 निकाल देता है। तो 10 लीटर रखी थी, अगर एयर निकली 1/4 तो कितनी निकली बताओ, 10 लीटर की 1/4, सर 2.5। तो बची कितनी, 7.5। अगर फिर से सक्शन पंप फिट करो, फिर से उसे ऑन कर दो, तो अब वो 7.5 का 1/4 निकालेगा, ये देखो 7.5 बची। अब इस 7.5 का ये 1/4 निकाल रहा है, उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, समझ आई बात की नहीं। जैसे 7.5 बची, यहाँ पे क्या आपने किया, क्या 10 माइनस 10/4 किया, 10 में से 1/4 निकाल दिया, 7.5 आता है कि नहीं इससे। अब उस 7.5 में कितनी होगी, क्या 7.5 का भी 1/4 करोगे, जैसे यहाँ किया तो वही यहाँ किया कि नहीं, जो बच रही उसी में से तो निकलेगी, बोलो समझ में आ गई बात। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा, 9V/16। अगर मैं 3V/4 कॉमन ले लूं तो क्या ये 1 माइनस 1/4 हुआ, तो ये कितना है बताओ, क्या 3/4, 1 माइनस 1/4 क्या होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा 9V/16। अब एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड सेक्शन क्या हो जाएगी बताइए, सर 9V/16 माइनस 1/4 इंटू 9V/16। थर्ड सेक्शन, ठीक है, ये उसमें लिखो, हाँ पेन चाहिए, नहीं सर पेन किसने दिया, नहीं मेरा ही पाउच है सर। so air left after third section it is 9V/16 माइनस इसका भी 1/4। तो अब इसको जरा निकालो अपनी कॉपी पे, सब चीज लिखते जाइए, ये अब एमसीक्यू नहीं है, पूरा डिटेल है, पूरा जो भी लिखाता हूँ अपनी आपकी कॉपी में होना चाहिए, सिंपली मत बैठिए, ये पूरा नोट करिए। अच्छी से प्रॉपर नोट करिए, ऐसे रफ वर्क नहीं होगा, ठीक है। नो सर ये पहले से गलत है। अच्छा सही बात है।
ओके, तो 9v/16 ले लो और 1 - 1/4, तो 9v/16 और ये 3/4, तो क्या 27/64। एक स्टेप और निकालो, एयर लेफ्ट आफ्टर फोर्थ सेक्शन, इतना और निकालो। सर 81.256 इट इज इक्वल्स टू 27/64v, और इसमें से इसका 1/4 कम हो जाएगा, तो 27/64 कॉमन ले लीजिए, और v भी है, v भी रहेगा सब में, तो 1 - 1/4, so this is 27/84 और into 3/4, तो ये कितना हो गया 81v/64 से करो 256 इज इट ओके। अब इन चारों से हम ये निकालेंगे, हेलो, हाँ जी, ये गलती से लग गया था। ओके, तो ये हम प्रोग्रेशन बनाएं। प्रोग्रेशन इसमें क्या है कि पहली टर्म क्या आएगी, सो एयर लेफ्ट आफ्टर सक्सेसिव सक्शन, उसकी प्रोग्रेशन हम क्या बना रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सक्शन, इतना लिखना है। ये लिखिए, क्या चीज मैंने बताई, लैंग्वेज महत्वपूर्ण है। एयर लेफ्ट आफ्टर सक्सेसिव सक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन। तो पहले सेक्शन के बाद कितना बचा था, 3/4b, और नहीं, वो कह रहा है कि देखो सवाल पढ़ो कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन एयर, जबकि वो 1/4 निकाल लेता है, तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या हुई, 1/4 निकाल लेता है, तो फर्स्ट टर्म आपकी होगी कि कितनी प्रेजेंट है आफ्टर, वो आफ्टर वर्ड लगाना है ना, व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स, तो रिमूव करने के बाद, तो पहली वाली क्या हुई 3/4v, नेक्स्ट 9v/16, देन 27v/64 v, अब इसी तरीके से 81v/256, ये हो गई। नाउ जरा a2 - a1 करके दिखाओ। So a2 - a1 is 9v/16 minus 3v/4. So 9v minus 4 3 जा 12v. तो माइनस में ऐसा होगा ही, क्योंकि बाद में कम एयर है और शुरू में ज्यादा एयर है, हर बार और कम होती जाएगी, तो ये निगेटिव है, घटती हुई एयर है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, -3v/16। नाउ a3 minus a2 करो, so 27/64v और minus 9v/16, 64, तो ये 27v, और यहाँ से कितना आ जाएगा 36v, तो कितना आ जाएगा -9v/64। बोलो क्या ये सेम है, a2 - a1 is not equal to a3 - a2, so this is not anything। बोलो ठीक। So it is not an, ये केपी नहीं, ओके ना।
ये जो क्वेश्चन अभी हमने कराया है इसको मैं पेपर पे करवाऊंगा, एक बार आप देख लो, 4 टर्म निकालिएगा और ये अनाउंस करना है, कंक्लूड करना है कि एपी क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है तो इसलिए ये एपी नहीं है। सर तो हमें यहाँ फोर्थ सक्सेशन दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना? 3 टर्म तक करो। और ये जरूर लिख देना कि लेट इनिशियल वॉल्यूम इज बी, तो उसके बेसिस पे करो। बुक है ना सबके पास? हाँ। एक सेकंड सर, नोट कर लो। बस सब्ट्रैक्ट करना है, इससे इसका सब्ट्रैक्शन, इससे तो डिफरेंस पता चल जाएगा, सेम नहीं है। डिफरेंस सेम होना चाहिए एपी में, कॉमन डिफरेंस, जो कि नहीं है। सर करें स्टार्ट? हो गया, चलिए। सर 4 तक निकाले या फिर 3 तक? 3 तक निकाल। आई थी नहीं क्योंकि कई दिन हम लोगों ने यहाँ ग्रामर की, कुछ इसमें से आया था। हाँ सर, जो मॉडल से उसमें सब आया था। अब देखो पूरी में लिखा ही नहीं था कि कैपिटल को उसने खाया। थर्ड, the cost of digging a well after every meter of digging, when it cost 150 for first meter, so cost of digging for first meter क्या है? Cost for first meter that is rupees 150। लेकिन अगर एक और मीटर खुदवाओगे तब कितना पैसा लग जाता है? 150 + 50, तो 150 + 50, so cost for 2 meter, so rupees 150 + 50, और cost for 3 meter 150 + 2 × 2 हाँ डिगिंग लिख देना। तो अब 150
और प्लस 2 इंटू 50, तो ये 250 हो गया। तो द प्रोग्रेशन इज, अभी तो ये प्रोग्रेशन तो है ना, क्योंकि किसी नियम से चल रही है ना, तो प्रोग्रेशन इज 150 रुपीज 200 और रुपीज 250, which are the cost of these terms represent the cost of digging in successive meters starting from first meter। ये टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? These terms represents the cost for digging successive meters starting from first meter। तो ये रिप्रेजेंट करती है। नाउ A2 माइनस A1 करो। ओके नाउ ओके ठीक है, करते रहिए, थोड़ा पेन चलाते रहिए, जब पीछे है तो भी कोई बात नहीं, वो एक तरीके से हैंडी हो जाता है। निकालो कॉपी। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 200 माइनस 150, तो ये ₹50 हो गया। सर हाँ सर फिर तो इसके पहले जो वो सेक्शन वाला क्वेश्चन में था उसमें भी हमें सेकंड सेक्शन तक ही निकालना था। फिर क्या सर जो वो सेक्शन वाला क्वेश्चन था उसमें भी सेकंड सेक्शन तक ही क्यों निकाल सेकंड तक ही क्यों? सर फिर जो A1 था वो जो इनिशियल भी हो जाता, जो फर्स्ट सेक्शन था वो A2 हो जाता और जो सेकंड सेक्शन था वो थर्ड हो जाता। When the vacuum pump removes 1/4, removes the amount of air present। When the pump, जब कह रहा है कि जब सक्शन पंप चला दिया गया तो अमाउंट ऑफ एयर present। सर तो A1 भी A2 फर्स्ट A1 सेक्शन भी नहीं हो सकता, जब वो कह रहा है कि when the suction pump is started तो अमाउंट ऑफ एयर present। एक बार तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो फंक्शन करना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ एक आपको तो हम गड्ढा ना खोदें तो जीरो से स्टार्ट कर दें, तो ऐसा नहीं करना है कि हम पहला करेंगे गड्ढा खोदे बिना, वो नहीं करना। तो ऐसा चलेगा तो फिर उसमें फिर बात बिगड़ जाएगी, फिर नहीं तो कहोगे A150 आ रहा है। हाँ, अब तो AP हुआ ही नहीं, वो चीज़ नहीं करनी। तो ये चीज़ हो गई 250 माइनस 200, तो ये ₹50। तो एज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज, ये कैसी हो गई? क्या ये समांतर श्रेणी हुई? इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, विद कॉमन डिफरेंस भी पूछा है। चलिए, कॉमन डिफरेंस ₹50। ओके, 3 तरीके की सीरीज होती है। देखो, सीरीज क्या होती है और सीक्वेंस क्या होती है, 2 चीजों में ध्यान दो। जैसे कि 2 4 6 8, इस चीज को क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन। और ये कर दो तब क्या कहलाता है? इतना फर्क। प्लस लगा दो तो सीक्वेंस हो जाता है। अब सीरीज 3 तरीके की है। सीरीज कौन कौन से 3 तरीके की है? सर जीबी, क्या? एपी और हार्मोनिक। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, और तीसरा हार्मोनिक। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे 3 जोड़ो तो 2 5 फिर 8 फिर 11, ये जोड़ दिया। तो इसमें क्या होता है कि जो किसी भी टर्म और उससे पिछली वाली टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है क्या? लाइट और जगह आ रही कि नहीं आ रही? तो कहीं लोड ज्यादा पड़ रहा है, कम करें लाइट। नहीं, वो कम किया। चलो, इतनी बात हो गई। इसमें क्या होता है, जो किसी भी टर्म से जो प्रीवियस है वो कांस्टेंट होता है। कोई भी एक टर्म हो और उससे पिछली वाली टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है। ज्योमेट्रिक में 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 4। इससे क्या पता चल रहा है कि किसी भी टर्म में पिछली वाली टर्म से अगर मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, है ना, तो उससे क्या होगा, यानी इसे कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो।
रेशो। इसका मतलब है कि an में मैं किससे डिवाइड करूं, क्या उसकी पिछली वाली टर्म से, और वही कॉमन रेशो कहला है। बोलो सही बात है कि नहीं? अच्छा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? 1/3, 1/2 ऐड करते जाओ, 1/7। क्या नीचे नीचे एपी चले, नीचे नीचे एपी चले तो उसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें कोई तो इसका डी कैसे निकालेंगे? इसका डी कुछ नहीं होता, ये कुछ भी नहीं निकाला जा सकता, बस ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये आपके फिजिक्स में चलता है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, उससे साउंड, जब साउंड पढ़ा था ना 9th में कि नहीं पढ़ा था, तो वहीं चलती थी ये। ठीक है, तो अभी 11th में फिर साउंड पढ़ेंगे तो वहां पे सारा पढ़ लेंगे, तो ये चीज चलती है। ओके, समझ में आ गई बात आपको? तो हमारे पास 3 प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक ये स्टैटिस्टिक्स में चलता है। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस भी ये केमिस्ट्री में चलता है और ये फिजिक्स में चलता है। तो 3 प्रोग्रेशन क्या होता है? एसएचएम ये भी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऑसिलेशंस में भी चलता है। तो आपने देख लिया कि ये फिजिक्स में इसका काम। सर केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री में अभी हम देखेंगे कि जो अवागाड्रो के जो वो निकालेंगे तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल। अभी 11th में सबका काम पड़ेगा तो सिखाया जाएगा आपको। हार्मोनिक का कॉमन डिफरेंस को नहीं लिखिएगा। कुछ नहीं निकल सकता इसमें, कोई कॉमन डिफरेंस या कुछ भी नहीं होता ऐसा कि जो कॉमन निकाला जाता है। तो 3 समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। तो इसका 4th पार्ट ₹10,000 इज डिपॉजिटेड कंपाउंडेड। कंपाउंड का मतलब क्या है? सर जैसे वो, आपको सर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर साल के बाद नेक्स्ट साल का वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है जो पिछले साल मिलता है। 1 साल बाद जो आपका इंटरेस्ट मिला ना, इंटरेस्ट के साथ जो पैसा हुआ वो प्रिंसिपल बन जाएगा, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, उसको कहते हैं कंपाउंड। और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब जो जमा किया उसी पे हर साल पैसा मिलता रहे, इंटरेस्ट पे ब्याज ना मिले, तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सो इफ वी आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट then it is called compound interest. So if we get interest on interest, अगर देखिए सालाना भी मिल सकता है और नहीं तो 3 महीने बाद जो इंटरेस्ट उस पर भी मिले तो कह देते हैं इट इज कंपाउंडेड एनुअली। कुछ कहते हैं अरे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 6 महीने बाद ही इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। एक होता है साल भर पड़ा रहे तब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिले, और कंपाउंडेड क्वार्टरली, लारी टपक जाती लोगों की। कंपाउंडेड क्वार्टरली 3 महीने बाद जो इंटरेस्ट मिला उसी पे इंटरेस्ट मिलने लग गया, साल भर पड़ा नहीं रहा, तो कितनी तेजी से एक्सपोनेंशियली वो पैसा बढ़ेगा। तो ये भी टर्म हमें याद रखनी चाहिए कि साल भर पड़ा रहे तब इंटरेस्ट मिले तो क्वेश्चन में दे देते हैं कंपाउंडेड एनुअली। 6 महीने पड़ा रहे तब मिले तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली या 6 मंथली, और 3 महीने बाद ही मिलने लग जाए तो क्या कहोगे? सर क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब जरा देखो, सो देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जरा देखिए, सो जैसे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है ये सबसे पहले देखें। तो सर P into R PRT by 100। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है क्या उसको डिड्यूस कर लेते हो, ये कहां से आया कि नहीं कर पाते हो? चल देखें, मान लीजिए जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि साल में 10% मिलेगा, साल में 10% मिलेगा। तो अगर इफ P अमाउंट इज डिपॉजिटेड, तो 1 साल में उस पे इंटरेस्ट क्या होगा? देन इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर बताओ। सर P plus R% of P। आफ्टर 1 ईयर तो उस पर अगर 8% का रेट है, सर P plus 8% of P। रेट सिर्फ इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट की बात। तो P है, अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, तो 100 पे 8% के हिसाब से साल पैसा मिला, तो कितना रुपए मिला? 8 रुपए। तो 8% तो 8 रुपए मिल जाएगा। और अगर P रुपए लेके गए हो, कह दो इसका 8% निकालो, उतना हमें ब्याज दो, जितना मैं लाया उसका 8% आप निकालिए। तो किसी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हो? क्या R/100 करके उसका परसेंटेज निकालो। अच्छा ये परसेंट हो गया, ये है 1 साल बाद। और अगर T साल के लिए जमा करते हो तो क्या होगा? क्या T से मल्टीप्लाई कर दो? यस सर। सो दैट इज इंटरेस्ट आफ्टर T इयर्स। तब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा PRT/100। देखो मैंने सिर्फ T से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोलो ये इंटरेस्ट का फार्मूला समझ में आ गया कैसे है? दैट इज इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट का ही है ना, इंटरेस्ट आफ्टर टी इयर्स। तो ये हमारा फार्मूला बन गया
कि इंटरेस्ट, और फिर जैसा कि ये बता रहे हैं कि हमारा मूलधन क्या हुआ उतने समय बाद, तो P और प्लस दिस, इतना पैसा वापस लेके आया, P तो जमा ही किया था और इतना इंटरेस्ट मिल गया, तो P प्लस PRT बाई 100। ओके, अब नाउ वी विल सी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो सिंपल है, हमने इतना जमा किया, हर साल उतने पे इंटरेस्ट दे रहा है, कह रहा है मैं तो P पे ही दूंगा हर साल, दूसरे साल भी P पे ही दे रहा है, देखो P पे दे रहा है कि नहीं, तो हर साल में, एक साल में PR बाई 100, दूसरे साल में PR बाई 100, और T ईयर में भी PR बाई 100, PIN बाई T टाइम्स, तो PRT बाई 100 नहीं हो गया हर साल में PR, 2 साल में तो 2 इंटू PR बाई 100, तो ऐसे ही हुआ। अब हम देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पहले डिड्यूस करें सवाल करने से पहले, क्योंकि ये आगे काम आता है, बाद में फिर सवाल आएगा। If P money is deposited, तो बताओ एक साल बाद पैसा कितना हो जाएगा सर P प्लस इंटरेस्ट का, और क्या यही वो पूछ रहा है कि हर साल पैसा कितना होगा, देखो यही पूछ रहा है क्या, मनी आफ्टर एवरी सक्सेसिव ईयर पूछ रहा है क्या, कि नहीं ऐसा नहीं पूछ रहा है। हाँ सर, हाँ सर, बाहर देखो, बाहर से पता चलेगा, नहीं आ रही। So, amount of money in account every year, है ना, in every year. So, if rupees P is deposited, then money after 1 year, सॉल्यूशन किधर से है? किधर से अभी सोल्यूशन नहीं है, अभी हम लोग फार्मूला डिड्यूस करेंगे, फिर उस फार्मूले को यूज करते हुए करेंगे, तो वो फिर सरल हो जाएगा, फार्मूला एक बार मिल जाए, समझ में आ जाए क्यों आया है, वो तो समझ में आ गया ना। ये समझो, मनी आफ्टर 1 ईयर, तो P पर ही इंटरेस्ट मिलेगा, P जमा किए हो तो साल में अभी किए हो, अगले साल दिसंबर 22 में जाना बैंक में, मेरा कितना पैसा हुआ, अगर तुमने P जमा किया था और R बाई 100 के रेट से इंटरेस्ट मिला और 1 साल के लिए जमा किया था, इतना ले जाओ, इतना इंटरेस्ट है, इतना आपका अमाउंट ले जाइए, यही तो हुआ था पीछे भी, है कि नहीं, P पर इतना रेट मिल गया, 100 होता तो 100 इंटू 8 बाई 100 P दिए हो, तो ये कितना हुआ बताओ, क्या ये हुआ, P कॉमन है। अब इस पैसे पर तो आप लेके मत आना, कह देना ये जो मेरा पैसा है ना इसे फिर से जमा करो, अब अगले साल इस पे इंटरेस्ट देना, बैंक को बोल दो ये अब है मेरा पैसा, क्योंकि इंटरेस्ट भी उसको दे दो, आप लेके मत आओ। तो अब क्या होगा कि अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, ये अमाउंट आफ्टर 1 ईयर है, तो मनी आफ्टर 2 ईयर, तो बैंक क्या मानेगा, कहेगा कि क्या तुम्हारा इतना पैसा है, ये तो मान लेगा, क्या कहिए ये तुम्हारा पैसा हुआ और इस पर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, ये तो पहले पैसा है ना, बोले पैसा है, और अब 1 साल बाद जाओगे ना, 1 साल तो हो गया, 1 साल के बाद अगले साल जाओगे तब भी तो 1 ही साल होगा, 1 साल बीत गया, अब अगले साल जाओ, तो क्या इसमें R बाई 100 कर दोगे, हर साल R बाई 100 मिलेगा, लेकिन इस पैसे पे मिलेगा, पहले इस पैसे पे मिला था पहले साल, और अब चूंकि तुम्हारे पास इंटरेस्ट भी बढ़ गया, ये हो गया ना पैसा टोटल, मतलब 1000 पे 200 इंटरेस्ट मिल गया, तो 1200 पे मिल रहा है इंटरेस्ट, ये मुख्य पैसा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और उस पर मिलने वाला ये इंटरेस्ट 1 साल के लिए। ओके, तो अब इसमें आप कॉमन क्या ले लो, ये कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या यहाँ 1 बचा और यहाँ क्या R बाई 100 बचा, तो ये क्या टर्म 2 बार आ गई, तो इसे 1 प्लस R बाई 100 स्क्वायर, तो 2 इयर्स में 2 आया, तो n इयर्स में क्या आएगा, तो क्या फार्मूला बन गया कि अमाउंट आफ्टर n इयर्स, समझ आई बात की नहीं, या ये समझ में आई टर्म की नहीं आई, भाई मुख्य पैसा और उस पर इंटरेस्ट, वही तो मुख्य पैसा था, वो छिपा लो एक जगह कि बस ये मुख्य पैसा, अब फिर कॉमन लेके बना लो, तो स्क्वायर आ गया कि नहीं 2 इयर्स के बाद, तो मनी आफ्टर n इयर्स क्या हुआ, Pn into 1 plus R upon 100 आफ्टर n इयर्स इट इज P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, तो इसे इफ कंपाउंडेड एनुअली, जितना समझ आ गया कि अगर एनुअली कंपाउंड हो तो ये रहेगा,
अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब हम बात पूरा नहीं करेंगे, हम इसी पर रखते जाएंगे कि 1 साल बाद 2 साल बाद फिर हमें पता चल जाएगा। सर नहीं है सर एपी, नहीं है, नहीं मिल रहा। एपी नहीं है। ओके, तो चेक करते हैं एपी है भी कि नहीं। सो दैट इज A1 हमने किसे माना है? मनी आफ्टर 1 ईयर। सो इसी पे फार्मूले पे रखो। P कितना है? 10,000 दे के आए हो और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है और 1 साल में इसी पे रख दिया, तो ये कितना हो गया? 1 + 0.08 ये चीज हो गई। ऐसा ना करना चाहो तो एक और भी तरीका है, 108/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो क्या ये 10800 हो गया 1 साल बाद। मनी आफ्टर 2 ईयर, यही फार्मूला लगाओ। तो क्या करोगे? 108/100 इसका स्क्वायर करोगे? स्क्वायर कर लो या 2 बार लिख लो, एक ही बात है क्या? स्क्वायर तो करोगे ही। तो 2 जीरो और 2 जीरो इससे कट गए। अब जब इसको मल्टीप्लाई करो, 108 × 108, तो 194 11,664 11,664 ये ठीक है, ये है ना? हाँ ये 166 है, 116 होगा इतने रुपए। और मनी आफ्टर, हाँ सर, 11,164। क्या बनना है, कुछ बोल रहे हैं? 108/100, फिर 3 बार लिखना पड़ेगा ना। अब करके देखो, क्या करना है? ये दोनों कट गया इससे। अब इसको इन्होंने क्या निकाला था? 11664, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? 108/100 108/100, तो 1.08 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 125971 बोला 20 डेसिमल के आगे भी कुछ है? सर 1259712 और 2 सर थोड़ा सा बढ़ाओ ना, अब लगातार 11,000 सर, से हाँ, तुम सीधा सर। 1 लाख कर दिए। सर नहीं सर, 12597.12। हाँ, कितने रुपीस? स्टार्टिंग फ्रॉम आफ्टर 1 ईयर, ऐसे मनी आफ्टर सक्सेसिव ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम आफ्टर 1 ईयर। तो पहले साल के बाद क्या हुआ? 10800 और 11664 और 1259.7.12 ऐसे चलता चला जाएगा। A2 - A1 करोगे तो क्या वो A3 - A2 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये डेसिमल में है। तो वो करके देख लेना, A2 - A1, तो वहां पर 864 आ रहा है, चेक करो, 864 रुपीज। और A3 - A2 तो 12,597.12 और 11,664.00, ये 12 आ गया, ये 3 आ गया, 3 और 9, तो 933.12, 33.12। तो इससे क्या पता चल रहा है कि A2 - A1 is not equal to A3 - A2, so it is not
एंड ए पी, इसलिए ये एक समांतर श्रेणी नहीं हुई। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, 3 तरीके की प्रोग्रेशन होती है। अब देखिए now क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ करिए, थर्ड करो फिर फोर्थ। तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड करिए, फोर्थ करिए। which of the following are represented the combination of the common difference? हाँ सर, थर्ड वाला है सर एपी, और उसकी आगे ही 3। थर्ड तो इनके में नहीं आ रहा है, करो 5.2 था, 5.7 लिखिए। है थर्ड एपी है सर, वही तो सर, उसकी आगे ही 3 टर्म -9.2, -11.2 और -13.2। ओके नेक्स्ट करो। सर फोर्थ, हाँ फोर्थ तो नहीं है, तो देखिए तो a2 -7 करो इसमें, a2 -11, a2 की वैल्यू लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, है सर फोर्थ वाला भी एपी है सर। नहीं है है इसका माइनस भी तो होगा ना, सर, फोर्थ वाला भी एपी है। माइनस माइनस होगा तो ऐसे, अब ये माइनस माइनस प्लस कर, हाँ सर, दोनों का अपोजिट साइन होगा फिर सब्ट्रैक्ट करो। है सर फोर्थ वाला 4 होगा कॉमन डिफरेंस। हाँ फोर्थ है, हाँ सर, हाँ। सर सर 4 आ रहा है, ठीक है। 4 आ रहा है, अगला करो। फिर सर फिफ्थ भी है। करिए प्रांजल, करके दिखाओ, फिफ्थ दिखाओ। कहाँ था? संपत कुणाल नहीं गिरा तरफ में मुझे। किसको कर सर, वही करे, फिफ्थ कर लो, कर लिया। ये कैसे किया? ये प्लस है, ये माइनस है, तो भी जोड़ दिया। माइनस माइनस प्लस बना, एक एक्स्ट्रा स्किप किया। ये -3.1 3.2 है ना, तो ये प्लस नहीं होगा 1 पॉइंट। जब अपोजिट साइन है तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, और सब्ट्रैक्ट करने पे इसका साइन लगाना। नहीं सर, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला नहीं है, क्या नहीं है। √2 कॉमन डिफरेंस आएगा। रूट है? टू कॉमन डिफरेंस से सही आ रहा है, तो करा नहीं आपने कहीं, तो मैं क्या सर- बताऊं इसमें। ये बिना तो इधर मैंने निकाला कॉमन डिफरेंस। अगला करो। अच्छा, -a1 इज नॉट इक्वल टू a3 -a2, तो ये a नहीं हुआ। एक और सवाल है, इसके आगे के तो खुद ही कर लोगे। यस नाउ अब हम आते हैं nth टर्म ऑफ एपी। हमने आपको nth टर्म ऑफ एपी बताया है कि पहली टर्म अगर a है तो दूसरी क्या a प्लस डी होगी, यस सर, और तीसरी में एक और डी जोड़ दोगे, यस सर। फिर a प्लस 3d। जो a प्लस 3d है क्या, वो फोर्थ टर्म है, और ये सेकंड टर्म है, और ये फर्स्ट टर्म है। ये जरा देखो, मतलब a4 जो टर्म है क्या a प्लस 4 माइनस 1d है, a प्लस 3d तो है, ये कम करके आ रही ना, यही चीज तो ये है। तो बोलो इसी तरीके से अगर nth टर्म होगी तो a प्लस n -1d, d, यही nth टर्म होगी।
Okay, so this is the formula for another. Let us move to exercise next, that is 5.2 for another. Check. 5.2 पे आइए। अगर मान लीजिए आपको A दिया है, D दिया है, M दिया है, तो ये निकालो। अच्छा सवाल है पहला, एक्सरसाइज 5.2 पहला सवाल। A दिया है, पहली टर्म, D क्या है 3 और N 8, यानी 8 टर्म्स हैं। तो कह रहा अगर इस AP में 8 टर्म्स है तो 8th टर्म क्या है? तो AN का क्या फार्मूला है? AN पूछ रहा है क्या? A प्लस N माइनस 1D 8th टर्म सर निकाल। 147 A है 7, N है 8 है, तो कैसे 8 माइनस 1 लिख दिया जाए? और D कितना लिखते हैं? 3 4 3। तो 7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 3, 21 सो इट इज 8 28 ठीक है कि नहीं? ओके, नाउ 3 जोड़ते चले जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट है, सेकंड अब अपने आप करो। फार्मूला यही लगा, जो चीज नहीं मालूम है वो निकालो, बस प्लेस करो। an is equals to a plus n minus 1d बार बार लिखो, और जो नहीं मालूम है उसको निकालो। 4 में से 3 चीजें दी हैं, एक नहीं दी हैं, तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सर 2 हुआ। हाँ सर 2 है तो नेक्स्ट करिए। ये सेकंड कर रहे हैं ना? ये 0 आया है क्या? 0 दिया था। अच्छा ठीक। सेकंड में डी क्या आया था? 2 2 क्या सर? सेकंड करो तो मैं बताऊं। लिखो ए एन minus 18 plus 9 is equal to 0 माइनस 18 प्लस 9 is equal to 0 9d is equal to 0 देखो जो दिया है वो रखो। 9d is equals to 0 18 अच्छा, पर सेकंड में 9 आया कहाँ से? 10 minus 1 वो ए एन की जगह 0 रखो, यहाँ है ओ अरे 0 इज इक्वल टू निकालना प्लस क्यों हटा दिया? प्लस हटा दो तो हो पाएगा। 9 भी माइनस 18 को उधर ले जाओ तो प्लस 18 इज इक्वल टू 9 भी। जो चीज प्रोडक्ट में है 9 नीचे ले जाओ, इधर डी लिखो। ऐसे क्यों कर रहे हो? 9 नीचे नहीं ले जाओगे, जो चीज इनटू में वो नीचे जाती है, दूसरे के ऊपर से जाती है। देखिए कितना वर्क हुआ। सर इसमें तो माइनस 56 आ रहा है शायद। 46 है। इस साइड में एन लिखा करो, एन क्यों नहीं लिखा? कैसे 46 का है? एन होगा ना फार्मूले में, एन की कुछ वैल्यू भी होगी। -5 है ना, -5 करके तो सीधा जाना है। लिख दिया करो। अरे हाँ -3 है ठीक है, तो ब्रैकेट में कोई रखा ये तो ऐसे लगता है सबट्रैक्ट करने जा रहे हैं। क्यों 5 घटाओगे तो 30 की कैटेगरी में 30 तभी आ रहा है। 5 ही तो कम कर रहे हो, 50 से प्लस 5 रुपये देते तो 30 रुपये बचे। ठीक है, 10 25 अगला करिए। थर्ड कर लिया? थर्ड कौन सा? थर्ड हाँ सर,
किया है आगे -12 + 15 46 कितना 46 हाँ थर्ड कहाँ है 36 है इसका थर्ड ईयर है और फोर्थ ईयर है मेरी कोटी का 36 है हाँ 36 कहाँ से आ गया 15 आ गया ये 5 है -5 दिया वो चेक करो हाँ क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हो 73 या 15 नेगेटिव साइन कहाँ गया माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना माइनस से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में क्यों नहीं रखा नहीं तो लोग सोचेंगे सब्ट्रैक्ट करने चले हो इस चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें साइन है तो ब्रैकेट में रखना पड़ता है मल्टीप्लाई करो और नेगेटिव साइन भी आएगा करते देखो मल्टीप्लाई तो होगा साथ में इसको ब्रैकेट में रखो नहीं तो लोग कहेंगे सब्ट्रैक्ट करने चले मल्टीप्लाई होगा ना ये डी मल्टीप्लाई नहीं है इसके सर इसमें तो फोर्थ में एंड 10 आ गया नेगेटिव साइन भी लगाओ यहाँ पे प्लस सही है, कहाँ से होगा? 10 है ना प्लस भी तो होता है ना लास्ट वाले में तो अरे हाँ मैंने माइनस कर दिया था ये ठीक ठीक पर यहाँ लिखा ही नहीं तो फिर से लिखो और सब देखो एक कहाँ है इस बात में? लास्ट लास्ट का वही 3.5 है 3.5 क्योंकि वो n plus 1 क्यों लिख रहे हैं? 0 हो गया ना 10 - 1 फोर्थ का क्या आंसर है 10 10 है फोर्थ का हाँ सर मेरा क्या है 39 है 5 इसके और तो इसका बता ये 3.5 आएगा ना फोर्थ का काम सर फोर्थ का सर ये रहा एक सेकंड हाँ सर 22.5 इज इक्वल्स टू 2.5 एंड -2.5 उधर चला जाएगा 22 25 2.5 22 25 हाँ 25 टोटल 25 हो जाएगा उधर 25 अपॉन 2.5 10 चलो तो फोर्थ का 8 आ रहा है फोर्थ का है ना फोर्थ वही गलती की मेरे से माइनस कर दिया फोर्थ दिखा देते हैं ये देखो a n is equals to a plus n minus 1d तो ये है 3.6 it is equals to minus 18.9 और प्लस n minus 1 n तो नहीं दिया है d कितना है 2.5 इसको उधर ले जाओ 3.6 में 18.9 ऐड कर दो तो n minus 1 into 2.5 क्या 22.5 होगा 2.5 से डिवाइड करो 9 तो 22.5 अपॉन 2.5 तो उधर आ गया n minus 1 अब इससे वो करो डेसिमल से डेसिमल हटाओ 9 आ गया तो बताओ 9 is equals to n minus 1 तो n कितना आ गया 10 अगला करिए हो गया हाँ सर नेक्स्ट 3.5 सर 3.5 से नाउ इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करो थर्ड बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है टू है ये है 26 है देखो तरीका क्या है इसका 14 कि अब आपको यहाँ पर ये चीज है तो a2 इसको लिख लो तो बताओ a2 minus 2 क्या 26 minus a2 है दिस माइनस दिस इज a3 minus a2 समझो इस बात को दिस माइनस दिस इज दिस माइनस दिस सही लिखा दिस माइनस दिस माइनस दिस क्या दोनों इक्वल है सर आपने बताया था ना सर कि दोनों का मीन होता है वो मीन होता है वैसे भी कर सकते हो तो अब ये a2 यहाँ से और वो भी a2 इधर आ जाए तो उधर क्या हो जाएगा 26 plus तो ये 28 हो जाएगा अरे हाँ सर ये तो 2 अच्छा है 14 तो 14 को समझ आ गया yes नहीं समझाएगा आगे से a2 minus a1 is a3 minus a2 सर पर सर ये a1 है
ये A3 है तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A भी है तो है ना? अच्छा अब देखो कि डैश 13 डैश 3 डैश 13 डैश 3 है सर ये- 8 आ रहा है सर ये क्या A प्लस डी है? पहले चेक करो ये A प्लस डी है ना, A प्लस डी और इसे क्या कहेंगे? ए प्लस 2 हमें इससे ज्यादा लेना देना नहीं है, बस इससे लेना है। ये कितना हुआ? अच्छा A प्लस डी कितना है बताओ? 13 और A प्लस 3D कितना है? 3 और सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना हुआ? माइनस 2D कितना आया? 10 आया तो D कितना आया? -5 माइनस 5 आ गया। अब इसमें माइनस 5 जोड़ो तो ये आ जाए, D जोड़ते जाओ 8। तो अब ये 8 आ गया, माइनस 5 को इसमें रख दो तो इसी में रख दो -5। A प्लस -5 इज 13 तो A कितना आ गया? 18 समझ आई बात? सर लेकिन सर हम उसको माइनस क्यों करेंगे उससे? सर हम उसको माइनस क्यों करेंगे उससे? इसमें ना Yes. माइनस नहीं कर रहे हैं, 13 प्लस -5 हम कभी भी माइनस नहीं करेंगे, D का एडिशन करेंगे। D जो भी है उसको एड ही तो कर रहा हूँ, कहाँ माइनस डी निकाला कैसे हमने? D। अच्छा बताओ A प्लस D 13 है, A प्लस 3D और A प्लस 3D 3 है क्या? एलिमिनेशन कर दिया साइन चेंज करके तो क्या D आ गया -2D है ना? तो बताओ D कितना हुआ? -5। सर वो मेथड लगाया है एलिमिनेशन में। हर एक में यही करो, अब जितने भी है थर्ड में भी यही करो, सब में यही करना है। तो 5 डैश डैश और 9 and 1/2 को क्या कहते हो? क्या 19/2? ये सोचो क्या ये A है, लेकिन ये क्या है? देखो ये A प्लस 3D है कि नहीं? फोर्थ टर्म याद है? फोर्थ टर्म कितनी होती है? A plus 3D A प्लस 1D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अब आपको A भी पता है और A प्लस 3D है 19/2। A की वैल्यू डालो और 3D निकालो, A डाल दो ना यहाँ से 5। तो 5 प्लस 3D इज 19/2। तो 3D कितना हुआ? 19/2 तो 3D कितना होगा? सर 9/2 9/2 में एक और 3 से डिवाइड करो, सर 9/6 सर 3/2 3/2 हो गया। अब जब D की वैल्यू आ तो आपने गई तो 9/2 जरा लिखा A है। प्लस सर लास्ट में आपने हाँ, 3/2। अब इसमें A प्लस D निकालो, A मालूम है, D पता चल गया 3/2। अब इसमें A प्लस 2D निकालो। अब मैंने आपको पर्याप्त बता दिए हैं तो ये कर दो, 13/2 ओके? तो कौन सा करें? ये दोनों आंसर निकल जाएंगे। तो बताओ 5 में कितना जोड़ोगे? 3/2 और 3/2 इसमें सर 6/2 ये चीज समझ आ गई। अब आपके लिए मैं 4th और 5th क्वेश्चन पेपर पे करवाऊंगा। ये वाला समझ नहीं आया थर्ड वाला। समझ कौन सा बताओ? सही था। थर्ड में कौन सा? सर मतलब थर्ड का अभी समझ लो, सर आपने वो हिंदी का पेपर नहीं किया। हिंदी का मिल जाएगा। अरे नहीं अब देखो ये ठीक है, नया साल नई बात। अब ये देखो 5 प्लस 3/2 कर देंगे उसको। ये A है A प्लस D, A प्लस 2D, ये तो पता नहीं ना। A प्लस 3D की ये वैल्यू है, A प्लस 3D के रख दी, A 5 रख के D के लिए सॉल्व कर लिया, D यहाँ रखा, सेकंड टर्म आ गई, 2D जोड़ दिया, थर्ड टर्म। सर 1 सेकंड समझ नहीं आ रहा। A मालूम है? A प्लस हाँ A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। सर ये नीचे वाला समझ नहीं आया प्लस 3D A प्लस 3D को क्या 19/2 लिख दिया? इसको इसके इक्वेटी तो करना है। सर ऐसा नहीं कर सकते 19/2 माइनस उस टर्म को हमने x ले लिया तो x 19/2 ये ज्यादा अच्छा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि A4 इज A प्लस 3D, फिर 19/2 इज A प्लस 3D, A की वैल्यू उन्होंने 5 रख दी तो 19/2 प्लस 3D, तो D इज इक्वल्स टू 3/2। बोल तब भी समझ में आ गया? फोर्थ टर्म ही तो ये है, फिर से समझो। तो सर आ गया सर, हैं? आ गया सर।
नहीं आया पहले वाला आ गया ना फिर से समझो। पहले वाला याद रखिए अभी इसमें अगर a प्लस डी इज इक्वल टू 5 कर रहे हैं और a प्लस 4d इज इक्वल टू 9 ऐसे नहीं कर सकते। सर तभी 3/2 आ रहा है। 3/2 से ऐसे नहीं, मतलब ये देखो एक बार और बता रहे, क्या यहाँ पर ये दिया है कि 5 फोर्थ क्वेश्चन है क्या ये? 5 ये और 19/2 है, सर थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन थर्ड है। अच्छा ये देखो, क्या इनको इससे कंपेयर कर सकते हैं? बोलो ये चीजें ठीक है एपी वाले फॉर्मूला से ही हो जाएगा। है कि नहीं? ये बताओ a इतना है और a प्लस 3d कितना है? तो a कितना है बोलो, सही है? माइनस कर दो, ये कट गया ये, तो 3d कितना आया? तो d कितना आया? बोलो ये आसान लगा? हाँ कहीं से दिमाग में आ जाएंगे तो 3 मेथड बता दिए, पहले वाला एक ही था सब एक ही है। डी आ गया। डी आने के बाद क्या a अगर हमारे पास 5 है तो 5 में बस 3/2 जोड़ना बाकी रह गया, 13 है ना? और इसमें 5 में क्या जोड़ना बाकी रह गया? 2 × 3/2। सर तो ये फिफ्थ क्वेश्चन में सर सेकंड टर्म दी है, फर्स्ट टर्म नहीं दी, फिर कैसे करेंगे? सर ये सेकंड से एक इक्वेशन बना लेना और से एक, और फिर दोनों में से एलिमिनेशन मेथड लगा काट देना। मतलब a2 38 है तो 38 a प्लस d को ये लिखना था। सेकंड वाला क्वेश्चन किया था, a प्लस हो जाएगा। सेकंड है ना ये हो चीज, जाएगा। ये कौन सा कह रहे हो बोलो? ये है ना a प्लस d को 38 लिख देना, यस सर। और साथ में ये कौन सी टर्म है? 1 5D 2 3 4 5 6 a प्लस 5d को ही लिख देना और एलिमिनेट कर देना। सेकंड वाला कैसे किया था? देखो ये यहाँ देखो, अच्छा वो लीनियर इक्वेशन वाला। हाँ वही अच्छा, हर एक में अच्छा। तो वही लगा रहे हैं। a प्लस d की एक वैल्यू आ गई, a प्लस 5d, a को मैंने एलिमिनेट नहीं कर दिया यस सर। और d आ जाए, तो D d के 12 रख देने से क्या a आ जाएगा? Yes, या sir. a दिया भी रहेगा, और a d आ गए तो हाथ में ap आ गई। यस हर सवाल में तो यही करना है, बोलो सही है कि नहीं? यस सर। चलो तो अभी टाइम हो गया है, अब अभी निकल आए। सर हो गया सर। हो गए तुम? ठीक है। हाँ सर मैंने भी कर दी